ये जब से WWE ने रेसलमेनिया 40 में वो एंड गेम वाली एंडिंग करी है, उसके बाद से इनको कोई चस्का सा लग गया है क्या कि मेन इवेंट के अंदर सारे ही अपनी तोपे चला देंगे। सेथ रॉलिंस के कैश इन अटेम्प्ट से लेके जॉन सीना के हरामीपंती तक मसाला सारा था। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं WWE के सऊदी अरेबिया के शो नाइट ऑफ चैंपियंस को, और मेरी एक्सपेक्टेशन से इसने सही में ज्यादा डिलीवर किया है। मतलब मुझे उम्मीद थी कि शो अच्छा होगा, लेकिन इस लेवल पे ये होने वाला है इतनी भी मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस समय रात के 2:29 पे। तो अगर आपने इसके लिए भी लाइक नहीं किया ना यार, तो फिर यार ये तो थोड़ा अन्याय सही हो जाएगा मेरे साथ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले मैच की बात करते हैं, जो कि था फाइनल्स किंग ऑफ द रिंग का, जहां पे रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स के बीच में मैच होने वाला था। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, भाई सऊदी अरेबिया के क्राउड ने जिस तरीके से इंप्रूव किया पिछले कुछ सालों में। 2018 में कहां बोलते थे कि बिल्कुल एकदम शांत से पड़े रहते, लेकिन अब इन्होंने जो एनर्जी दिखाना शुरू किया है, एक तो बड़ा सा जब स्टेज रैंप भी दिख जाता है ना, तो लगता है कि जैसे कि कोई स्पेशल शो वाली फीलिंग आ रही है। रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस होती है, और रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस बिल्कुल ऐसी फील दिलवा रही है मुझे तो, कि जैसे शायद सबसे लाउड एंट्रेंस रही है रैंडी ओर्टन की अब तक की। कंपटीशन में रख सकते हो अगर सबसे लाउड नहीं भी थी। कोडी रोड्स की भी एंट्रेंस होती है, उसमें भी अच्छा रिएक्शन था। बताना वैसे दोनों में से ज्यादा लाउड किस में था क्राउड। अब इसके बाद मेन तो ऑब्वियसली मैच की बात होती है। सुप्लेक्स हिट किया एक मौके पर कोडी रोड्स ने रैंडी ओर्टन को, जिसके बाद रैंडी ओर्टन की बैक हर्ट हो गई, और यहां से मैच की पूरी कहानी ही अलग हो गई। मतलब जो स्टोरी टेलिंग चल रही थी, अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि रैंडी ओर्टन बेफेस सुपरस्टार है और कोडी रोड्स एक हील है। इवन आपको दिखेगा भी ऐसे कि जैसे कोडी रोड्स रैंडी ओर्टन की बैक को ही टारगेट कर रहे हैं। जब रिएक्शन भी अगर आप देखो क्राउड की तरफ से, तो एक मोमेंट पे तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया था जब वो बू और यह वाले पंचेस चल रहे थे। जब जब रैंडी ओर्टन पंच कर रहे थे तब क्राउड वहां पे खुश हो रहा था, और जब कोडी रोड्स पंच कर रहे थे तो वहां पे बू हो रहा था। तो ये कोडी रोड्स के इस कैरेक्टर में देखना बेफेस के साथ तो थोड़ा सा जम नहीं रहा था, लेकिन कोडी रोड्स ने एक बहुत तगड़ी चीज भी करी, उसके ऊपर भी आएंगे। बट मैच ऐसे प्रोग्रेस करता है, कोडी रोड्स का कटर पड़ रहा है, उसके ऊपर किकआउट हुआ, एवलांच वाला कटर मारा, उसके ऊपर भी किकआउट हुआ। रैंडी ओर्टन विंटेज अपनी डीडीटी लगा देते, उसके बाद वो आरकेओ के लिए जाते हैं। और कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि एक बार रैंडी ओर्टन आरकेओ के लिए जाए और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाए। वो यहां पे भी नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली वो आरकेओ हिट कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोडी रोड्स ने किकआउट कर दिया। अब इसके बाद रैंडी ओर्टन इस सोच पर मजबूर है कि भाई मेरे पास बड़ा मौका है समर स्लैम में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच करने का, तो यारी दोस्ती के बारे में सोचूं या फिर इसको खत्म कर दूं। बहुत सोचा रैंडी ओर्टन ने कि क्या मुझे अपने इस साथी, अपने इस परम मित्र के ऊपर पंट किक लगानी चाहिए। पहले उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं लगाता हूं, लेकिन फिर उन्होंने लगाने के लिए ही मन बना लिया। उसके बाद लगाने के लिए चलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पंट किक इतनी आसानी से हमको दिखने नहीं वाली। आई थिंक WWE किसी बहुत मस्त मौके का वेट कर रही है जब रैंडी ओर्टन अपनी पंट किक लगाएंगे। उसके बाद कोडी रोड्स जो है उसको काउंटर में बदल देते हैं। उन्होंने अपना सबमिशन मूव लगा दिया। वो आरकेओ के एक तगड़ा वाला आरकेओ भी था जब वो कटर के लिए जाते हैं। तो जब कटर के लिए जाते हैं तो उसको जिस स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन करते हुए उन्होंने आरकेओ में बदला, वो देखने लायक साइड थी। और ये पता था कि ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा होने ही वाला है। तो जो कोडी रोड्स का क्रॉस रोड्स है वो एक बार ऑलरेडी पड़ जाता है, तो मतलब फिनिशर्स भी हो चुके थे कि भैया दोनों ने किकआउट कर दिया है। अब रैंडी ओर्टन भाई भले ही अच्छा आदमी, लेकिन हरामीपंती के ऊपर तो आएगा ही। वो टर्न बगल को एक्सपोज कर देते हैं और रेफरी को भी उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया, ऐसा उन्होंने पूरा सीन सपाटा बना दिया। लेकिन वो चीज रैंडी ओर्टन के ऊपर उल्टा ही भारी पड़ गई, धक्का दिया कोडी रोड्स ने उनको, छाती में जाके उनके लगती है। और इंस्टाग्राम पे जो लोग थे उन्होंने पूरा एंजॉय किया होगा स्टोरीज में। नाइट ऑफ चैंपियंस को रात में मैं कर ही रहा था, मैंने जैसा बोला भी था। अभी वैसे स्टोरीज है तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो, लेकिन जो लाइव जो उस समय रियल टाइम का मजा था वो अलग ही था। इंटरेक्शन भी बढ़िया था, तो धक्का वगैरह उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद क्रॉस रोड्स उन्होंने जब लगाया तो भाई रैंडी ओर्टन हमारे किकआउट नहीं कर पाए, और जैसी एक्सपेक्टेशन थी, जैसी प्रिडिक्शन थी, वैसा इस मैच का रिजल्ट होता भी है। किंग ऑफ द रिंग का इस साल का जो एडिशन है वो कोडी रोड्स ने जीत लिया है। और मैच के बाद एक चीज नोटिस करी मैंने, सबसे पहले तो अगर आप एक छोटी सी चीज देखोगे कि कोडी रोड्स का जो फिजिक है वो भी थोड़ी सी बफ्ड लग रही है, जैसे कि उन्होंने थोड़े से जो पाउंड्स है उसको गेन किया है। और जो प्रोमो भी है उसमें वो रैंडी ओर्टन के बारे में बोल रहे थे कि हाँ भाई मेरे को, मैं मतलब रिस्पेक्ट ही एक तरीके से वो दे रहे थे। एंड वहां पे रैंडी ओर्टन का जो रिएक्शन है वो भी देखने वाला था, जो कि ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को गुस्सा सा आ रहा है। एक डिसअपॉइंटमेंट ये रही कि यार अब रैंडी ओर्टन अगर हार ही गया था तो थोड़ा सा हील टर्न वाला सीन सपाटा भी दिखा देते। बट वो मेरे को बड़ा ही ना ऐसे अनॉय कर रहा था, इरिटेट कर रहा था कि वो ताज तुमने बना दिया है
तो भैया धर लो ना अपने सिर पे। या तो तुमने वो ताज का वो बीच का छेद ही इतना बड़ा बना दिया कि उसके अंदर से किसी का सर नहीं वो पूरा ही पार हो जाए। तो मेरे को तो वही रीजन लग रहा है, क्योंकि वो हाथ में पकड़ लिया है, उसको पहन नहीं रहे, तो वो थोड़ा अजीब है। अगर अगली बार से करोगे ना तो ऐसा बना देना कि जो भी बंदा जीत रहा हो वो उसे पहन भी सके, वरना वो लग रहा है कि अच्छा है क्या हाथ में झुंझुना सा पकड़ा दिया, वही लग रहा था। बट खैर वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि अब कोडी रोड्स के पास आ गई है समर स्लैम में किसी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ने की अपॉर्चुनिटी। मैंने इस मैच को एंजॉय किया, ऑब्वियसली रिजल्ट पता था, तो डिसअपॉइंटमेंट रैंडी ओर्टन को हारते हुए देखने की उतनी नहीं हुई, क्योंकि पता था इस मैच में सीन ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद जो शो पर मैच था भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन से इसने फाड़ के डिलीवर किया है। रकेल रोड्रिगेज और रिया रिप्ली के बीच में जो स्ट्रीट फाइट वाला मैच था, सबसे पहले रिया रिप्ली को देख के मैं बोलूंगा जैसे कोडी रोड्स ने थोड़ा सा साइज गेन किया है। रिया रिप्ली पहले से थोड़ी श्रिंक और थिन लग रही है, या फिर वो आज के अपने बॉडी सूट में लग रही थी, लेकिन नोटिस कर रहा हूं वैसे में थोड़ा सा उनका जो साइज है वो थोड़ा नीचे हो गया है। अब क्या होता है सीन की मैच में, क्योंकि स्ट्रीट फाइट है तो ये हथियार वगैरह लेके आएंगे, वो ग्रेट खली के स्टाइल में ऐसे बांध के रिया रिप्ली को कैंडो स्टिक से रकेल रोड्रिगेज ने बहुत सारे बजाए, स्टील स्टेप से वो बजाने चलती है, लेकिन उसके बाद उनके ही मुंह पे वो पड़ जाती है। और एक क्या खतरनाक स्पॉट था, वो जो अनाउंसर डेस्क के ऊपर हुड होता है ना, उसको उन्होंने टाइम कीपर वाले एरिया पर ऐसे लगाया कि पावर बम लगाने के लिए बिल्कुल सही सेटिंग बन गई थी, और रकेल रोड्रिगेज ने उठा के रिया रिप्ली को वहां पे पटक भी दिया। भाई वो बहुत खतरनाक स्पॉट था, अपनी गर्दन को प्रोटेक्ट हमेशा करना होता है, वहां पे मामला थोड़ा ऐसा ऐसा सही लग रहा था। उसके बाद रिया रिप्ली ने काउंटर किया, बेल्ट निकाल के उन्होंने जो सूता है बचपन में जिस तरीके से अपने मम्मी पापा से पिटे हैं, शायद कुछ लोग आज भी पिटते होंगे, तो शायद उसकी याद है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ताजा हो गई हो। रेजर सेज उन्होंने लगाया, उसके बाद किक भी लगाई, उसके ऊपर भी रकेल रोड्रिगेज ने किक आउट कर दिया, लेकिन जजमेंट डे वाला एंगल यहाँ पे प्ले हुआ है। रॉक्सैन आती है, भागी, उसके बाद रिंग साइड पर सुप्लेक्स लगाया और वो ट्रैश कैन में भर के रिया रिप्ली ने भर के मारा है रॉक्सैन को। इसका फायदा थोड़ा सा उठाया रकेल रोड्रिगेज ने, उन्होंने वो टेबल को ना टॉप पे सेट कर दिया, और जैसी वो टॉप पे सेट हुई मैं समझ गया भाई यहाँ पे कुछ यूनिक स्पॉट तो आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो हम टेबल को रखते हुए प्लेस करते हुए देखते नहीं है। एक थोड़ा सा वियर्ड लगा कि वो रेफरी ने पूरा पकड़ के रखा है उस टेबल को, गिर ना जाए जो भी ये काम करने जा रहे हैं रिया रिप्ली और रकेल रोड्रिगेज उसके ऊपर, और वहां से अपना रिप टाइट फिनिशर लगा के पिन कर दिया रिया रिप्ली ने, और वो जो है रकेल रोड्रिगेज के अगेंस्ट में मैच जीत चुके हैं। वैसे इतना ज्यादा प्रेज मिलता नहीं है रिया रिप्ली की तरह रकेल रोड्रिगेज को, लेकिन इस मैच में दोनों की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच थी, और ये मैच भी शुरू से एंड तक आपको बिल्कुल पसंद आएगा। इसके बाद शो पर आता है मैच सैमी ज़ेन और कैरन क्रॉस के बीच में। यहाँ पे मैं वही सोच रहा, जैसे मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि मैं थोड़ा सा बोल्ड ले जाना चाहूंगा, मैं कैरन क्रॉस का साथ दूंगा कि वो ये मैच जीतेंगे। अब क्या सीन है, सैमी ज़ेन को सपोर्ट तगड़ा वाला मिल रहा है, कैरन क्रॉस का कैरेक्टर भी कुछ अलग ही है, वो ऐसा कि अरे अच्छा बड़ा दम है तेरे में, मतलब ऐसा कैरन क्रॉस दिखा रहा है कि जैसे कि वो पता नहीं कहाँ का नेता है, और वाह भाई तेरे पास भी मूव्स हैं। उसके बाद बंदा उसका ही ऑपोजिट कर रहा है कि वो डर डरा के वहां से भाग के भी जा रहा है। छोटी मोटी लड़ाई रिएक्शन सैमी ज़ेन के लिए है, ऐसा ही ब्लू थंडर बॉम्ब उन्होंने लगाया, उसके बाद एक्सप्लोडर लगाया, हेलुआ के लिए जाते हैं, लेकिन क्रॉस जैकेट उन्होंने लगा दिया। क्राउड को शायद पता ही नहीं था ये एक फिनिशिंग मैन्यूवर है कैरन क्रॉस का, और उस पर बिल्कुल जीरो रिएक्शन था। उसके बाद कॉर्नर पे जाके 2 बार वो क्लोज लाइन मारते हैं, और जब तीसरी बार मारने के लिए चलते हैं तो पीछे से वहीं पे कैप्चर कर लिया सैमी ज़ेन ने उनको हेलुआ किक के साथ, और पिन करके ये वाला मैच सैमी ज़ेन सऊदी अरेबिया में जीत चुके हैं। अब आप इस चीज को किस तरीके से लेते हो कि कैरन क्रॉस को मैच तो मिला, लेकिन वो बंदा हार भी गया, तो ठीक भी है नहीं भी ठीक है, अभी मैं इसको किसी तरीके से कंक्लूड नहीं कर रहा। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट मैच आता है शो पर यूएस चैंपियनशिप के लिए जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में, और भाई यहाँ पे तो WWE का ये जो चलाने वाला बंदा है क्रिएटिवली, जिसने भी इसको बुक किया है ट्रिपल एच, अगर तुमने ही किया है, बहुत ही कमाल का और ऑसम काम किया है। यही होने की रिक्वायरमेंट थी इस समय जैसी स्टोर लाइन चल रही है। सबसे पहले सोलो सिकोवा आते हैं, उसके बाद जेकब फाटू आते हैं। स्टार्ट में ही सोलो सिकोवा ने बड़ी चीप हरकतें करी, वो जो यार रामीन करके ऑल गैस नो ब्रेन्स बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह जैसे जेकब फाटू नाचता है वैसे करके वो नाच भी रहे हैं। वो सोलो सिकोवा जब करता है भाई वो बहुत ज्यादा फनी लगता है। वो कहते भी हैं कि आई लव्ड यू, मैं तुझे प्यार करता था लेकिन अब तूने ये हरकतें कर दी हैं। सोलो सिकोवा ने सुप्लेक्स मारा जेकब फाटो को, तो जेकब फाटो खड़ा हो गया, और अब सोलो सिकोवा फिर से ऐसे ऐसे करके नाच रहा है, और पीछे से सही में जेकब फाटो ही नाच रहा है, और नाचते नाचते ही पकड़ के जेकब फाटो ने सोलो सिकोवा को सुप्लेक्स भी लगा दिया। धोया बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने सोलो सिकोवा को, लेकिन उसके बाद जेसी मटेओ आता भागते हुए, और मटेओ बिल्कुल मटक मटक के आ रहा था भागते हुए, अगर आप उसे देखोगे तो बहुत ज्यादा फनी भी लग रहा था। और ये सारा एक ट्रैप बनाया गया था जेकब फाटो के लिए, क्योंकि आज हो चुका है ग्रेटेस्ट रिटर्न ब्लड लाइन में, और ये नाम है हमारे लेजेंडरी
टोंगा लोआ का। टोंगा लोआ ने उसके बाद जो है बजाया बुरी तरीके से जेकब फाटू को। ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे तो सारा मामला हो गया और सीन सपाटा हो जाएगा, लेकिन जेकब फाटू ने उसके ऊपर किकआउट कर दिया। और अब जब जेकब फाटू अपना मून सॉल्ट, अपनी सारी कारस्तानियां कर चुके थे सोलो सिकोआ के ऊपर, तो किसी एक बंदे ने उनको खींच लिया। और ये वही बंदा है जिसके रूमर्स चल रहे थे रिसेंट टाइम में। हिकू लियो ने अपना मेन रोस्टर में डेब्यू कर लिया है और वो अलाइन हो चुके हैं सोलो सिकोआ के साथ में। अनाउंसर डेस्क के ऊपर उन्होंने चोक स्लैम मारा, उसके बाद रिंग में भेजा गया। सोलो सिकोआ ने रखी अपनी स्पाइक और स्पाइक को बहुत तगड़ा वाला जेकब फाटू ने सेल भी किया। पिन फॉल हो चुका है, जेकब फाटू पिन हो चुके हैं और सोलो सिकोआ बन गए हैं आपके नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। जैसा मैंने इस मैच में प्रेडिक्शन भी करी थी सोलो सिकोआ के लिए, वो इसीलिए कि भाई अगर सोलो सिकोआ जीतेगा तो यहां से स्टोरी में और ज्यादा डिटेल तुम लेके आ सकते हो। और ऊपर से अब टोंगा लोआ भी आ गए, जेसी मटेओ ऑलरेडी मटक मटक के है ही सोलो सिकोआ के साथ, और अब हिकू लियो जैसा वो जायंट भी आ चुका है। तो अब यहां से सोलो सिकोआ नए सिरे से चीजों को शुरू कर सकता है। जेकब फाटू को बेफेस वाला रिएक्शन और तगड़ा मिलने वाला है, और अब यहाँ पे सोलो सिकोआ के पास मौका है अपनी गंदी ब्लड लाइन को फिर से बनाने का। और जब ये रैंप पे जाके पोस्ट भी कर रहे होते हैं, जब पटाखे फूटे, तो वो साइड देखने में बहुत अच्छी लग रही थी कि चलो भाई सोलो सिकोआ ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिडीम किया है। ऐसा ही नहीं है कि बंदा सिर्फ बोलने वाला है, अब उसके पास यूएस चैंपियनशिप। और आगे इस वाली स्टोर लाइन के लिए मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि पता है जब ब्लड लाइन में कुछ होता है तो एक आध महीने के लिए नहीं, वो लॉन्ग गेम में ही इसको सोच के चलते हैं। तो फिर स्मैकडाउन के दिन ऐसा लग रहा है कि इस वाली स्टोर लाइन की वजह से हमारे काफी अच्छे कट सकते हैं। इसके बाद आता है शो पर जेड कारगिल वर्सेस आस्का का मैच। ये मेरे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस पूरे शो की। ना क्राउड इसमें इन्वेस्टेड है, ना इनको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करी है। बस क्या ही बोलूं इसके बारे में। जेड कारगिल के सामने हिप अटैक उन्होंने मारा, लेकिन उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जेडेड अपना फिनिशर लगा दिया, पिन कर दिया, और क्वीन ऑफ द रिंग बन चुकी हैं इस साल की जेड कारगिल। उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि चुल्हे उनकी भी, कि वो भी उसको क्राउन को पहने, बस उन्होंने एक बार रख दिया और ऐसे पकड़ा ही हुआ था कि गिर ना जाए। बाकी जेड कारगिल जीत गई और उनको अब समरस्लैम में मिलने वाली है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। अब आता है शो का मेन इवेंट, जिसकी एक्साइटमेंट है सबसे ज्यादा, और यह है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के बीच में मैच। सबसे पहले एंट्रेंस होती है सीएम पंक की, तगड़ा वाला क्राउड का रिएक्शन। उसके बाद होती है जॉन सीना की एंट्रेंस, और मैंने इंट्रोडक्शन बहुत ही आराम से पूरे फोकस से सुना। भाई क्या प्रेजेंटेशन है उसकी ना, वो सिर्फ अनाउंसर इतना बेहतरीन तरीके से बोल रहा है, बल्कि लास्ट में जैसे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन सीना करके जब उसने बोला, तो जॉन सीना ने बेल्ट जैसे उठाई अपने चेहरे से आगे। भाई वो बहुत ही कमाल की लग रही थी, एक हीरो से कम नहीं, ऑब्वियसली हीरो ही है जॉन सीना, लेकिन जो मतलब दिख के पूरा फील आ गया कि अब किसी बड़ी बैंगर चीज के लिए इन्होंने पूरी तैयारियां कर दिया। तो वहां से मेरा तो जो माहौल है वो सेट हो गया था। और इसलिए भी कई बार मस्त लगता है कि जब शो जो है ऐसे सुबह नहीं उठ के देख रहे, अभी ऐसे रात के टाइम में था, वैसे काफी लेट हो रहा था, एक ही बज गया अभी जस्ट जब अभी खत्म हुआ है, तो लेकिन फिर भी वो दिमाग थोड़ा फ्रेश था, तो उसमें अच्छे से घुस के देख पाया तो पता चला कि भाई क्या इंट्रोडक्शन था वो। अब मैच चलता है तो वो मॉकिंग वगैरह चल रही है, सीएम पंक अभी कोने में जाके बैठ रहे हैं, सुप्लेक्स उन्होंने लगाया, यू कैन नॉट रेसल के चैंट लगाए सऊदी अरेबिया के क्राउड ने, सीएम पंक के वहां पे चैंट लग रहे हैं। ऐसे करके मैच प्रोग्रेस करता है। 5 नकल शफल उन्होंने लगाया, फिर वो डबल ए के लिए जाते हैं, और जैसे एक बार में आरकेओ कभी नहीं लगता, वैसे डबल ए भी नहीं लगता। लेकिन इसके बाद तो भाई जॉन सीना के डबल ए एटीट्यूड एडजस्टमेंट की हमने बौछार देख ली है। पहली बार लगाया, उसके ऊपर किक आउट कर दिया, फिर घूम घाम के सीएम पंक जीटीएस वगैरह कुछ कर रहे थे, लेकिन उसको भी काउंटर करके उन्होंने डबल ए में बदल दिया, लेकिन उसके ऊपर भी किक आउट हो गया। अब जॉन सीना को समझ में आ गया भैया ये बंदा तो हम मेरे नॉर्मल फिनिशर से बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, इसको जरा सुपर ए लगाने के लिए मैं जाता हूं। वो एवलांच डबल ए के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन वो भी काउंटर कर दिया, क्रॉस बॉडी लगाया, और बिल्कुल सुपर सीना वाले स्टाइल में जॉन सीना खड़े होते हैं। भाई ऐसे खड़े हुए उन्होंने फिर से पकड़ा और फिर से डबल ए फिनिशर लगा दिया, लेकिन भाई उसके ऊपर भी किकआउट हो गया, यानी 3 ए लग चुके हैं, अब तक एक भी जीटीएस नहीं लगाया, और हर एक डबल ए फिनिशर के ऊपर सीएम पंक ने किकआउट किया है। तो भाई ये तो समझ में आ गया जॉन सीना को कि ये मैच में इतनी आसानी से नहीं जीतने वाला, क्योंकि अगर जीतना होता तो शायद मेरे अभी 3 फिनिशर के अंदर में जीत जाता। वो बेल्ट लेके आते हैं और अपने वही जो अब उनके हील इस रन के अंदर उनका एक तरीके से सिग्नेचर बन गया, बेल्ट से मारने के लिए वो चलते हैं, लेकिन फिर सारे लोग मना कर रहे थे, तो जॉन सीना ने सही में वो बेल्ट बाहर रख भी दी कि नहीं मारने वाला है बेल्ट से। तो मेरे को समझ नहीं आया कि अब इसका बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जाए तो क्या मतलब है, क्या है कोई छोटा सा हिंट है जो कि हमको यहाँ पे मिला है। ये हिंट नहीं कि आगे जाके बेफेस बनेंगे, ऑब्वियसली वो तो उन्हें बनना ही है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा मतलब भी, अगर आप इसमें कोई अपनी राय है तो वो दे सकते हो। अब इसके बाद ज्यादा टाइम वेट तो करवाते नहीं सीएम पंक, उन्होंने भी जीटीएस लगाया, उसके ऊपर किकआउट हो जाता है। फिर जॉन सीना शोल्डर टैकल मारते मारते रेफरी को गिरा देते हैं। जैसे ही रेफरी गिरा भाई मेरे को आगे बिल्कुल मजा, क्योंकि पता था भाई रेफरी गिरा है तो अब यहाँ पे बहुत सारी क्योटिक चीजें होने वाली हैं। इसके बाद जीटीएस फिनिशर
फिर से लगाया उन्होंने, लेकिन रेफरी वहां पे था ही नहीं काउंट करने के लिए। एंड गेस व्हाट, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्ले हुआ हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग। सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है और भाई एक बार फिर से इन सारे के सारे बंदों को देख के जो आंखों को सुकून मिला है। सेथ रॉलिंस हैं भाई, उन्होंने फ्लेम वाली कुछ तो अपना सूट पहना हुआ है, ब्रॉन ब्रेकर हैं, ब्रॉनसन रीड है, साथ में पॉल हेमन है, उनके पास ब्रीफकेस है, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो दहशत आपको सीएम पंक की आंखों में साफ साफ दिख रही थी कि भैया ये मेरे मैच में कहां से आ गया, मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से टाइम लेके, क्योंकि पता है सेथ रॉलिंस को मेरे पास तो पूरा मेरा गैंग है, मैं अच्छे से टाइम लेके कर सकता हूँ। स्लोली स्लोली वो एंट्रेंस अपनी करते हैं, उसके बाद वो ऐसा करके उन्होंने कुछ किया और ऐसे करके जैसे उन्होंने बोला तो उस ऑर्डर पे जो है ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर वहां से निकलते हैं। अब उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया सीएम पंक के ऊपर और ये जो है उसके बाद लड़ जाते हैं। अब सेथ रॉलिंस से बीच में उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया और वो उधर जहां से एंट्री होती है उधर देख के कर रहे थे, और जैसे उन्होंने किया मैं सोचा भाई अब क्या होने वाला है, तो भाई वो अपने जो रेफरी हैं चार्ल्स रॉबिन्सन, जिनकी वो भागना बहुत ज्यादा वैसे ही पॉपुलर हुआ है, वो एक मस्त वाली उन्होंने डाइव करी थी, वैसे ही वो भागते हुए आते हैं कि भाई अब सेथ रॉलिंस को रेफरी चाहिए और ये उसके बाद कैश इन करेगा, लेकिन वो चीज ब्लॉक कर देते हैं जॉन सीना कहीं से निकल के। और रेफरी ने भाई जो तगड़ा वाला बम्प लिया है उसको सैल्यूट करना पड़ेगा, रेफरी नहीं होता ऐसे पिटने के लिए, लेकिन वो बम्प वहां पे चार्ल्स रॉबिन्सन ने लिया। अब इसके बाद फेस टू फेस खड़े हो गए हैं हमारे सेथ रॉलिंस और जॉन सीना दोनों। सेथ रॉलिंस गुस्सा हो गया, भाई मेरा सारा प्लान था, मैं तो सारी चीजें प्लान कर लेता हूं, तू बीच में कहां से आ गया। इसके बाद उन्होंने कहा भाई चल तेरी ऐसी की तैसी। जॉन सीना ने जो अपना फिनिशर है वो हिट कर दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर, और इसके बाद तो भाई फिर और होता है, ब्रॉनसन रीड और ये ब्रॉन ब्रेकर आए, ये जॉन सीना को मारने लगते हैं, एक एक करके पेंटा निकल के आए, फिर सैमी ज़ेन निकल के आए, फिर ये सारे के सारे लोग जो है लड़ते भिड़ते हुए जा रहे हैं, और पेंटा ने जो है जंप भी कर दी ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के ऊपर, तो ये इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं। अब ब्रॉनसन रीड को लगा मेरे पास चमकने का मौका है, वो जाते हैं सुनामी फिनिशर मारने के लिए जॉन सीना के ऊपर, लेकिन सीएम पंक ने ही ब्रॉनसन रीड को धक्का दे दिया और जॉन सीना ने ब्रॉनसन रीड को अपने कंधों पे उठा के डबल ए फिनिशर हिट किया। और जिस तरीके से जॉन सीना ने थोड़ा सा वो स्ट्रगल किया ना, वैसे तो जॉन सीना ने साथ में दो बंदों को उठा चुके, लेकिन वो जो स्ट्रगल किया वो सुपर सीना वाली वाइब लेने में मुझे कुछ अलग ही मजा आ रहा था। उन्होंने जो फिनिशर है ब्रॉनसन रीड को वो हिट कर दिया। अब बात यह है कि सीएम पंक और जॉन सीना सिर्फ रिंग के बीच में खड़े हैं। पहले इन्होंने हैंडशेक किया, लेकिन ये वही फंसाने का तरीका था जॉन सीना को, वही वाला जो उनका इविल लुक है, ऐसे नॉर्मल से एकदम ऐसे सीरियस वाला लुक बनाना, वो जॉन सीना ने फिर से किया। लेकिन सीएम पंक चालाक आदमी वो रेडी थे, उन्होंने लो ब्लो नहीं हिट करने दिया, उल्टा उन्होंने कंधों पर उठा लिया सीएम जॉन सीना को जीटीएस हिट करने के लिए। लेकिन फिर ये चालाक आदमी सेथ रॉलिंस निकल के आया, इसको लगा ब्रीफकेस लेगा और मारेगा, ब्रीफकेस से सीएम पंक को हिट किया, स्टॉम्प किया, और भाई जॉन सीना ने बीच में जो मौका पाके चौका मारा है सेथ रॉलिंस को पकड़ के उन्होंने बाहर फेंक दिया, अपना फिनिशर तक हिट नहीं किया, और उसी पड़े हुए सीएम पंक को पिन किया जॉन सीना ने अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए। वहां पे सेथ रॉलिंस का मुंह गुस्से में खुला पड़ा, भाई मैं अपना मौका बनाने आया था, ये क्या हो गया। सीएम पंक की चैंपियनशिप जीतने की अपॉर्चुनिटी यहां से छिन चुकी है और सऊदी अरेबिया से वॉकआउट करके जाते हैं स्टिल हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन सीना। इस वाले सऊदी अरेबिया के शो को भाई मैं रेट करूंगा 4.75 स्टार। आई थिंक आप ये भी कह सकते हो कि अब तक जो सऊदी अरेबिया के शो हुए हैं उसमें से बेस्ट शोज में से जो अब तक हुए हैं उस लिस्ट में आप इसको डाल सकते हो। भाई बहुत ही केओटिक फिनिश था, बहुत मस्त, मैंने इसको एंजॉय किया। आपने भी इस वीडियो को यहां तक एंजॉय किया? भाई देखो रात में 2:30-3 बजे के आसपास इस एनर्जी से वीडियो बन रही है, तो इसको लाइक कर देना, चाहो तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।